नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। ये हमारी 5वीं क्लास है विदाउट ब्रेक। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि अच्छा आप लोग एक शिकायत थी कि क्वेश्चन एक स्लाइड में नहीं दिख रहा है, तो मैंने कोशिश किया कि भाई कि एटलीस्ट इस बार इस प्रॉब्लम को दूर किया सके। तो क्वेश्चंस आपको एक स्लाइड में दिखेंगे। मैंने जो क्वेश्चन एक ही में फ्रेम करने की कोशिश की, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर दिया और उसको बोल्ड कर दिया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को एक साथ दिखने वाली जो दिक्कत है वो लगभग आपकी दूर हो गई है इस क्लास से। ठीक है ना, ध्यान देना। तो आपकी एक प्रॉब्लम का ये भी सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो दोस्त पहली बार आ रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, मैं लास्ट 1 ईयर बेसिकली सितंबर के बाद का और अभी आपका जून जुलाई तक के करेंट अफेयर को मैं कंबाइन कर रहा हूं अपने करेंट अफेयर क्लास में। कोई सीक्वेंस नहीं है कि अगस्त उठाऊंगा कि सॉरी नवंबर उठाऊंगा या सितंबर उठाऊंगा। मुझे जो इस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे मैं उन टॉपिक्स को उठाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। जैसे आज मैंने जो पहला टॉपिक उठाया है वे ये न्यूज आप लोग ठीक है सितंबर माह का न्यूज है, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन बन के कभी भी आ सकता है, हम सबको पता है। पहले तो मैंने जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन मैंने क्या किया है, भारत के उपराष्ट्रपतियों के क्रम को अरेंज करने के लिए मैंने आपको बोला है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपतियों के क्रम को अरेंज करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या है, लास्ट जो अपने 5 उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है और आपसे बोला है कि भाई कि इन उपराष्ट्रपति के क्रम को हमको अरेंज कर दीजिए। लास्ट टाइम ही आप यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखो तो आपसे राष्ट्रपति और जो लोकसभा अध्यक्ष है इनका क्रम पेपर में अरेंज कराने के लिए आया था। किसका किसका, राष्ट्रपति का ही लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और अब क्या है आपकी लोकसभा अध्यक्ष का क्रम। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का क्रम, ठीक है, अध्यक्ष का आया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और इसके अलावा तीसरा क्या आया था, तीसरा आया था वित्त आयोग। ये 3 क्वेश्चन क्रम के ऊपर सोचो आए हुए थे। तो मैं इसी के लिए जितने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऐसा रहेगा क्रम हम आपको अब ठान लिए हैं कि पेपर में करा ही देंगे। पता चले मैं पॉलिटी कुछ भी करा दूं और क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए। तो मैं अब इस टाइप इसी के लिए मैं कर रहा हूं, मैं ट्रेडिशनल इस हिसाब से अपनी आपकी करेंट अफेयर की चलूंगा कि बाकी से अगर करेंट अफेयर की किसी की क्लास से क्वेश्चन 15 या 20 आते हैं तो मेरे से 5-10 ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, मैं इसके लिए धैर्य बनाया हुआ हूं, चाहे 500 लोग क्लास देखें या 1500 लोग क्लास देखें। ठीक है, मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो हमने क्या किया, भारत के आप उपराष्ट्रपतियों का जब आप क्रम लगाएंगे तो पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत जी हैं पहले नंबर पे आपके। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शंस को एक बार मैं इसको बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, अब आओ, तो पहले नंबर पे आपके भैरव सिंह शेखावत जी हैं। उसके बाद से कौन है, उसके बाद से मैंने आपका जो ऑप्शंस लिखा है वो एम वेंकैया नायडू जी का नाम लिखा है, जगदीप धनखड़ जी का नाम लिखा है और आपके सीपी राधा कृष्णन जी का नाम लिखा है। देखो क्वेश्चन बनाने के पीछे का रीजन क्या था, हम सबको पता है मेरे प्यारे भाई कि सितंबर 2025 में क्या हुआ है, भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। भारत की उपराष्ट्रपति का यानी 15वें उपराष्ट्रपति का भारत की चुनाव हुआ। कारण क्या था, कारण था कि जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद सिंपल सी बात है चुनाव होना था। तो भारत में जो एनडीए की तरफ से एनडीए ने और एक आपका इंडिया गठबंधन था, ठीक है, इंडिया अलायंस था। तो इंडिया अलायंस इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी क्या किया, अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया। तो एक तो एनडीए और इंडिया अलायंस ने किन को खड़ा किया उसी के बीच में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हमारे वर्तमान 15वें उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वो सीपी राधाकृष्णन जी है। ध्यान देना, वो कौन है, वो सीपी राधाकृष्णन जी हैं जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे। कृष्णन जी हैं जो कि क्या है, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे। और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। उन पर्सनालिटी का नाम था बी सुदर्शन रेड्डी। ध्यान देना, उनका नाम था बी सुदर्शन रेड्डी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नाम बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी। अब देखो, तो हमको पता होना चाहिए, पहले तो बात हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि इन दोनों लोग के बीच में क्या हुआ, एक इलेक्शन हुआ और जीता कौन, तो जीते हमारे, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी। तो ये 15th उपराष्ट्रपति बने। एक तो अपने दिमाग में ये वाला फैक्ट मेरे भाई ध्यान में रखना है, 15th उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति का क्रम मैंने देखिए यहाँ पे नोट करा दिया है, अभी आपको करा दूंगा, परेशान नहीं रहना। इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, भारत में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। अब अच्छा एक चीज समझो कि हमको पता होना चाहिए, हमको सिंपल सी बात पता क्या होना चाहिए कि भाई कि कोई भी उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ता है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है, योग्यता तो जो थी वो तो होता ही है। हमको पता है कुल कितने सांसदों का के आपके नाम के प्रस्तावक होने चाहिए और कुल कितने सांसद आपके नाम के समर्थक होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो कम से कम 20 सांसद, ये पेपर में यहां पर ध्यान दो, तो कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम 20, दोनों ही बातों के लिए
कम से कम 20 सांसदों का आपके नाम का प्रस्तावक और समर्थक होने चाहिए। ये चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। समर्थक के रूप में नामित किया जाना चाहिए आपके नाम को। तो ये तो शर्त है किसी को भी उपराष्ट्रपति के लिए अपना नाम भेजने के लिए, ठीक है। अब जो ये क्रम वाला क्वेश्चन है वो यहां पे मैंने एक पास अरेंज कर दिया है। तुमको पता है कि जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, वो कौन थे? वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उसके बाद से डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, फिर वीवी गिरी बने, फिर गोपाल स्वरूप ठाकुर जी बने। आपको ये क्रम याद करना है, ठीक है। एटलीस्ट स्टार्ट का 5 क्रम और लास्ट का 5 क्रम आपको याद करना ही होगा, ठीक है। इसका एक सिंपल तरीका बता दो, क्या करिए आप, ठीक है। आप यूट्यूब से कुछ शॉर्ट्स निकाल लीजिए और इनके नाम का कोई ट्रिक बना लीजिए और याद कीजिए। देखिए, हमको पता है कि हम ये लास्ट 4 नाम तो सबको पता होगा, ठीक है। लास्ट 4 नाम सबको पता होगा। डॉक्टर हामिद अंसारी जी अक्सर न्यूज में रहते हैं और ये 4 नाम क्या है कि सभी तैयारी करने वाले के साथ आंख के सामने गुजरा है। हामिद अंसारी जी का, वेंकैया नायडू जी का, जगदीप धनखड़ जी का, और अभी कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी बने सितंबर 2025 से। तो ये 4 नाम तो आपके सामने से गुजरा है। तो ये 4 ऑर्डर लगाना बहुत इजी है। हमको बस दिमाग में रखना है कि सीपी राधाकृष्णन जी के पहले कौन थे? भैरव सिंह शेखावत जी थे। अब देखो एक क्वेश्चन और प्यारी प्यारी क्या बन के आ सकता है कि वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं? ध्यान देना, वो कौन से, एक सेकंड, वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चल के राष्ट्रपति बन जाते हैं? उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो आगे चल के आते हैं राष्ट्रपति बन जाते हैं। ध्यान देना, राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। खैर, हम जैसे से अभी बहुत बार चीजें आएंगी, सामने समझा देंगे। आज ट्रेडिशनली बेसिकली मैं इसका आर्टिकल समझाने के फिराक में हूं, ठीक है ना। तो चूंकि मेरे पीछे मेरी फोटो स्पेस लग रही है, तो मैं फोटो थोड़ी देर के लिए गैप करूंगा और सारे आर्टिकल्स लिखूंगा। देखिए, भारत में आर्टिकल आपका 63 अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि एक उपराष्ट्रपति, भारत का क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? अमेरिका से प्रावधान लिया हमने, ठीक है। भारत के पास एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ये कहां से प्रावधान लिया है? अमेरिका से। तो एक उपराष्ट्रपति होगा भारत के पास। ये कौन कहता है? ये आपका आर्टिकल 63 कहता है। हम लोग बात करें आर्टिकल 64 की, अनुच्छेद 64 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? वो राज्यसभा के सभापति के रूप में, ध्यान देना, वो राज्यसभा सभापति के रूप में काम करेगा। यानी राज्यसभा की कार्यवाहियों का क्या करेगा? संचालन करेगा, ठीक है। यानी वो उपराष्ट्रपति के रूप में वो कोई काम नहीं करता है। वो क्या करता है? वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। इसलिए जो इनका जो वेतन आता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में ना के कहता है राज्यसभा के सभापति के रूप में आता है, ठीक है। बात समझ गए? अच्छा, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65 क्या कहता है। अनुच्छेद 65 कहता है, ठीक है, कि इनको अगर किसी केस में राष्ट्रपति की कुर्सी क्या होगी? खाली होगी, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में आएंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में आएंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में आएंगे। और कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए ये क्या होंगे? ये राष्ट्रपति के रूप में आ जाएंगे। और जब ये 6 महीने राष्ट्रपति के रूप में आएंगे तो उस समय जो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां हैं वो समस्त शक्तियों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। और जो वेतन भत्ते और जो सुविधाएं हैं वो राष्ट्रपति के समान ही इनको प्रोवाइड की जाएंगे। अब मेरे प्यारे भाई, आर्टिकल 66 देखो। आर्टिकल 65 के बाद से हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनसे रिलेटेड है 66। आर्टिकल 66 इनके निर्वाचन और योग्यता से रिलेटेड है। क्या है मेरे भाई? निर्वाचन और योग्यता से रिलेटेड है। देखिए, तो निर्वाचन इनका कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है, ठीक है। तो एक तो इनका निर्वाचन का सिंपल तरीका ये है। और लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो आपकी, ठीक है, जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। धन्यवाद, उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं? इनका निर्वाचन करते हैं। तो हमको अपने दिमाग में ये रखना है कि मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट इनका आर्टिकल 67 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 67 को, आर्टिकल 67 को। तो आर्टिकल 67 क्या कहता है मेरे भाई? आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 कहता है इनके कार्यकाल के ऊपर। और सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल सामान्यतः इनका 5 वर्ष होता है। कितना होता है मेरे भाई? इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है,
ठीक है, ध्यान देना 5 वर्ष। और जिनका आपका 5 वर्ष कार्यकाल होता है, ठीक है, बीच में भी चाहे तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इनके शपथ के ऊपर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 69, एक अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनके ऊपर है, आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 69 का संबंध है, आर्टिकल 69 का संबंध इनके शपथ के ऊपर, शपथ के ऊपर। अच्छा, योग्यताओं में अगर हम लोग इनके निर्वाचन की योग्यता मेरे भाई देखें, निर्वाचन की योग्यता देखें, तो निर्वाचन की योग्यता में दिमाग में रखना कि इनकी एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, 35 साल इनकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। ये भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, ये नागरिक होने चाहिए, भारत की क्या होना चाहिए? नागरिक होने चाहिए। अच्छा, नागरिक वर्ड लिखा है, ये नहीं कहता है कि बाई बर्थ नागरिक होना चाहिए, ये नहीं, बस आप कैसे भी रहो आपको भारत का नागरिक होना होगा, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा, भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो ये क्या हो गया? ये निर्वाचन की योग्यता हो गई। अच्छा, आपके पास राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन और क्या है? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो क्यों क्यों कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए कि एक्चुअली आप उपराष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं? एक्चुअली आप उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाहियों का, राज्यसभा की जो कार्यवाहियां हैं उनका संचालन करते हैं। तो चूंकि आप राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करते हैं, ठीक है, कार्यवाहियों का संचालन करते हैं, ठीक है, इसी के लिए शर्त रखी गई है। और एक बार यही कारण है कि इसको असर्शन और रीजन में भी ये क्वेश्चन बना के आयोग ने दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको थोड़ा फैक्चुअल के साथ साथ थोड़ा इन चीजों को भी अपने दिमाग में रखना होगा, इन चीजों को अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में मेरे भाई, ठीक है, आपके दिमाग में इनका जा सकता है कि भाई रिमूवल प्रोसेस क्या है, ठीक है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस क्या है? तो रिमूवल प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, चूंकि ये क्या है, ये राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करते हैं, तो बेसिकली चूंकि इनका संबंध जो है वो राज्यसभा से है, तो जो प्रस्ताव आएगा सबसे पहले वो राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, ठीक है, राज्यसभा में क्या आएगा? प्रस्ताव आएगा। अच्छा, राज्यसभा में प्रस्ताव आने से पहले ध्यान देना, इनको हटाए जाने से संबंधित जो राज्यसभा में प्रस्ताव है, इनके लिए इंपीचमेंट नहीं आता है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बिफोर 14 डे, कम से कम 14 दिन, ठीक है, कम से कम 14 दिन, ठीक है, कम से कम 14 दिन पहले आपको इस बात की किसको तो सूचना देनी होगी, इनको सूचना, यानी उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को इस बात की सूचना देनी होती है कि भैया आपके खिलाफ क्या आने वाला है, आपको हटाए जाने से रिलेटेड कुछ ऐसा क्या है, संकल्प आने वाला है। और फिर ये जो संकल्प है, ध्यान देना, ये जो संकल्प है, इस संकल्प को राज्यसभा से, ध्यान देना, राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है समझा दूंगा अभी। इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए मेरे भाई, इफेक्टिव मेजॉरिटी से, ठीक है, मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, यानी प्रभावी बहुमत से पास होना चाहिए। और जब ये प्रभावी बहुमत से पास हो जाए तो लोकसभा की भूमिका बस इतनी है, लोकसभा की भूमिका बस इतनी है कि अगर राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो जाए तो लोकसभा से क्या हो, ये सिंपल मेजॉरिटी से बस पास हो जाए। और लोकसभा में बस क्या, सिंपल मेजॉरिटी से, इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा का बस इसको क्या हो, समर्थन प्राप्त हो जाए तो काम खत्म हो गया, ठीक है। और इस तरीके से फिर क्या होता है, इनका रिमूवल हो जाता है। मेरी बात समझिए, इनका रिमूवल हो जाता है। अब हमारे दिमाग में होगा कि यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी से क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी समझा देता हूँ। इफेक्टिव मेजॉरिटी समझता हूँ, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है, यानी प्रभावी बहुमत इसको कहते हैं। तो मैं आपको प्रभावी बहुमत समझा देता हूँ, ठीक है ना, प्रभावी बहुमत। अच्छा, प्रभावी बहुमत को सिंपल से तरीके से समझना कि एक सपोज कि 245 मेंबर्स हो आपकी राज्यसभा में, कितना, 245 मेंबर्स मान लेते हैं कि आपकी राज्यसभा में है। लेकिन जब ये प्रस्ताव आ रहा है राज्यसभा में तो उस समय क्या है कि केवल 240 ही मेंबर्स क्या थे, उपस्थित थे। कितना थे, केवल 240 मेंबर ही मान लेते हैं, सपोज कि इतने ही मेंबर उपस्थित थे। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का सिंबल से मतलब है कि उपस्थित और मत देने वाले मेंबर्स क्या, बहुमत, ठीक है, यानी 242, मान लो ये सभी लोग वोटिंग करते हैं तो 240 का आधा प्लस 1, यही हो गया आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी, यही हो गया आपका क्या, इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो भाई ये हो गया आपका पूरा का पूरा उपराष्ट्रपति। आप समझो हमने 15 मिनट लिया, उपराष्ट्रपति समझ लिया, बट उपराष्ट्रपति का इससे बाहर क्वेश्चन अब नहीं जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने उपराष्ट्रपति के पूरे टॉपिक को ही समझ लिया, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अगली बात देखो यार कि टीसीएस की
परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या बीईओ हो, इनकी जीएस को शानदार तरीके से कवर करने के लिए हमने क्या किया है कि अभी आपका 100 डेज का एक क्रैश कोर्स, 100 आवर्स का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इफेक्टिव तरीके से बाइलिंगुअल नोट्स जाएंगे, क्लास इंग्लिश में रहेगी, एक ही क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की क्लास चलेगी, दोनों मीडियम के सेम कंटेंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है, वो कंटेंट आपको दे दी जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत प्रीलिम्स के लेवल पे वैसे भी आपको बताए, ठीक है, इंग्लिश क्लास में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। हम देखो सिंपल तरीका बता दूं, उस क्लास में हम वही फोकस करेंगे, ठीक है, वो 75 to 80 क्वेश्चंस जो आयोग में की क्वेश्चंस हैं और जिनको टच कराए जा सकते हैं, जिनको तैयार कराए जा सकते हैं सभी लोगों को, ठीक है। हम अगर इन क्वेश्चंस पे सबकी अच्छी पकड़ बनवा दें और इसमें लोग अपना करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जोड़ दें, करंट अफेयर पे हम लोग डेली बेसिस पे काम कर ही रहे हैं तो दिक्कत नहीं आएगा, तो हम लोग हंसते खेलते 100 तक पहुंच सकते हैं, नेट 100 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसी टारगेट के साथ हमने ये बैच स्टार्ट किया, 3 से ये बैच स्टार्ट है। पहला 2 क्लास तो ओरिएंटेशन क्लास ही था, ठीक है, तो यानी 3 और 4 समझो ओरिएंटेशन क्लास हो गया। अभी एक क्लास हिस्ट्री की हुई है और एक क्लास इकोनॉमिक्स की है, तो क्लास नहीं छूटा है, वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आपके ग्रुप में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। बाकी सभी डिटेल आपको 7800043424 करके जो स्क्रीन पे नंबर जा रहा है ना वहां मिल जाएगा, तो आप वहां में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना सर। चलो भाई, ये पहला टॉपिक हमारा समाप्त हो गया, ठीक है, ये पहला टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड टॉपिक। भाई बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, इनके बारे में तो मैंने बहुत से फैक्ट्स निकाले आपके लिए। तो पहले दूसरा टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को टिक कर दो। आपको पहली चीज क्या दिख रही है कि 31 अक्टूबर 2025 को, ये डेट याद रखना, ठीक है, 2025 को अभी हमने क्या किया है कि पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हमने 150वीं जयंती सेलिब्रेट की, जिसके आधार पे मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आपको आंसर्स बताते चलना है कि इनमें से कौन कौन सा आंसर आपको पता था, ठीक है, कौन कौन सा आंसर पता था, कौन सा नहीं पता था, बेसिकली ये कमेंट कर देना, वरना कमेंट तो बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पटेल जी के बारे में भाई बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, मतलब बहुत प्यारे। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने लिखा है, क्या एक दो फैक्ट्स पहले लिखा है, पहले जो फैक्ट्स लिखा है वो पढ़ देता हूं, उसके बाद से बाकी चीज। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि गुजरात के नडियाद करके एक लोकेशन है जहां पे पटेल जी का क्या हुआ, जन्मदिन हुआ। पहले बेसिक फैक्ट जो मैंने लिख के लाया वो देख लो, फिर जो नहीं लिखा वो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। 2014 से कह रहा है कि 2024 से हम लोग क्या करते हैं, ईयरली जो पटेल जी की जयंती है 31 अक्टूबर को, उसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। आगे कह रहा है कि 1931 का जो कराची अधिवेशन था, ये कराची अधिवेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बाद कभी पटेल जी क्वेश्चन में आएंगे, इंपॉर्टेंट आएंगे, तो मैं पटेल जी के कराची अधिवेशन को इतना दूंगा। बेहद इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये हिस्ट्री में, और कभी भी हिस्ट्री में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद से जब पटेल जी अगली बार न्यूज में आएंगे तो मैं कराची अधिवेशन दूंगा, और आएंगे न्यूज में, आप निश्चिंत रहो, है मुझे पता है, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे पटेल जी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे समितियां बताओगे क्या? पॉलिटी में हम कुछ समितियां पाते हैं जहां पे पटेल जी क्या थे, अध्यक्ष थे, कुछ उप समितियां भी थी, ठीक है। हमको पता है कि ये भारत के, इनको मरणोपरांत क्या हुआ 1991 में, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनका बनाया, कहां पे, केवड़िया में, 182 मीटर ऊंची ये दुनिया की प्रतिमा है। अभी इस प्रतिमा में थोड़ा सा दरार आया है, दरार की वजह से क्या है, ये प्रतिमा न्यूज में है, ठीक है। अभी भी सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के मध्य ये प्रतिमा स्थित है। तो ये वो फैक्ट है मेरे भाई जो मैं पहले से लिख के लाया हूं, अच्छा, ये न्यूज अगर आप जानना चाहते हो तो पेज नंबर 52 पे आज दृष्टि में लिखा हुआ है, पेज नंबर 52 पे। लेकिन मैं अब इनके बारे में, पटेल जी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं अपना फोटो डाल लेता हूं और चीजें समझाना स्टार्ट करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिख देता हूं, सरदार पटेल जी, ठीक है, सरदार पटेल जी। पटेल जी के बारे में जिन फैक्ट्स को हम देख लिया, इन फैक्ट्स के अलावा भी और भी हमको कुछ चीजें हैं जो हमको जानना ही चाहिए। जैसे इनके द्वारा हिस्ट्री में, ठीक है, कई जगहों पे नेतृत्व प्रदान किया गया, जिसके बारे में हमको जानना ही चाहिए भाइयों, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। जैसे पहला, खेड़ा सत्याग्रह, आपने सुना होगा खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, इसमें गांधी जी ने साथ दिया था, लेकिन इसको नेतृत्व किसने प्रदान किया था, इसको नेतृत्व प्रदान किया था आपके पटेल जी ने। 1918 की घटना है, 1918 की घटना है। तो ये हो गया आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के बाद से आप एक 1923 की घटना पाते हो, जिसको हम लोग कहते हैं नागपुर झंडा सत्याग्रह, ठीक है, नागपुर झंडा सत्याग्रह, ठीक है, राष्ट्रीय झंडा को फहराने के लिए, ठीक है, ये सत्याग्रह किया गया था, नागपुर झंडा सत्याग्रह, ठीक है। नागपुर झंडा सत्याग्रह का भी इन्होंने नेतृत्व किया, और नेतृत्व इन्होंने कब किया, 1923 में,
1923 में। अभी बहुत सी बातें और बताऊंगा, ध्यान देना। अगला इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, 1928 का आपका बारदोली सत्याग्रह। ध्यान देना, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। ये कब है? ये आपका सत्याग्रह है 1928 का बारदोली सत्याग्रह है। बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 हो गया, ठीक है, 1928 हो गया। इन तीन सत्याग्रह के बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो 1918 का जो एक्चुअली सत्याग्रह था वो क्या था? वो किसानों का लगान पे वृद्धि कर दिया गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? उस लगान को माफ करा था, किसानों के ऊपर जो लगान लगाया गया था, लगान माफ करवाया था, लगान माफ करवाया था। और इस तरीके से, ठीक है, पटेल जी की छवि एक लीडर के तौर पे सामने आनी स्टार्ट हो जाती है। बारदोली सत्याग्रह भी एक कृषक आंदोलन ही था, ये भी एक कृषक आंदोलन था। किसानों के ऊपर इस समय भी जो लैंड रेवेन्यू है उसको 30% बढ़ा के कितना कर दिया गया? 30%। मूवमेंट के बाद पटेल जी ने इसको कम करा के 6.03% करा दिया था, 6.03% करा दिया था। क्योंकि पटेल जी ने इसी को अच्छा ये नागपुर में लिख दिया मैंने, ठीक है, बारदोली में लिख देता हूँ इसको, यहां पर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। पटेल जी ने 6.03 करा दिया। और इसी सफलता के कारण, जब ये सफलता मिलती है, जब ये लगान की दर कम हो जाती है, इसी सफलता के पश्चात क्या होता है कि बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, पटेल जी को, बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार टर्म्स दिया था। क्या दिया था? सरदार कहा था, ठीक है, सरदार कहा था। जैसे सरदार अपने लोगों के लिए लड़ता है, ठीक है, वैसे ही पटेल जी ने लड़ा और लैंड रेवेन्यू को, भू राजस्व को कम करवा दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग दिमाग में रखेंगे। हम लोग पटेल जी के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन बन के आता है कि इन्होंने रियासतों के एकीकरण में भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन 2018 में बन के आया, अभी 2025 में भी बन के आया, बीच में भी एक बार क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो बेहद इंपॉर्टेंट पटेल जी टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, झंडा सत्याग्रह के बारे में तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद से अगर हम लोग पटेल जी के बारे में जाने तो देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय हमको पता है कि जब ऑपरेशन जीरो आवर चलता है तो क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत पटेल जी को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था? तुमको होता है 1942 में। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इस मूवमेंट में सरदार पटेल जी को अहमदनगर फोर्ट में, ध्यान देना, अहमदनगर फोर्ट में कैद किया गया था। अहमदनगर फोर्ट में कैद किया गया था, अहमदनगर फोर्ट में कैद किया गया था, ठीक है, फोर्ट में कैद किया गया था। तो ये फैक्ट्स भी अपने दिमाग में हम लोग रख सकते हैं, ये फैक्ट्स भी अपने दिमाग में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन, 22 मिनट का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। आगे थोड़ा सा स्पीडली खत्म होगा, परेशान नहीं रहना है। वो हमारा क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज और संविधान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के अनादर को रोकने के लिए, ठीक है। ये 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन देखिए, ठीक है, जूम कर देता हूं। तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सम्मान कानून के ऊपर क्वेश्चन है, क्यों बनाया गया था ये कानून? तो ये कानून बनाया गया था आपका, ठीक है, पहले मैं आपका फोटो लेता हूं, ठीक है। ये कानून बनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज और संविधान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के अनादर को रोकने के लिए। अक्सर क्या लोग क्या करते हैं? इसका अनादर कर देते हैं। और इस अनादर को रोकने के लिए ये अधिनियम लेके आ गया। तो कह रहा है कि बेसिकली जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है, ना, जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट है, ठीक है, ठीक है, यहां पे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, ठीक है, ये कब अधिनियमित किया गया? देखो, ये एक्ट आपका 1971 में, मेरे भाई ध्यान देना, 1971 में अधिनियमित किया गया था, 1971 में अधिनियमित किया गया। अभी आप बोलोगे कि सर ये एक्ट क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये एक्ट न्यूज में है। अभी इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? इस एक्ट के अंतर्गत आपके वंदे मातरम को शामिल किया गया, ताकि वंदे मातरम के अनादर को क्या किया जाए और रोका जा सके। वंदे मातरम का जानबूझ के या किए गए अनादर को रोका जा सके, इसके लिए वंदे मातरम को क्या हुआ? इस अधिनियम के अंतर्गत लेके आया गया। अब हम कुछ वंदे मातरम के ऊपर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, उनको देख और समझ लेते हैं भाई। चलिए देखिए, वंदे मातरम के बारे में हम लोग जब देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं, तुमको पता है कि भाई कि ये हमारा क्या है? ये हमारा एक राष्ट्रीय गीत है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। और इसको लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसको संस्कृत में लिखा था, ठीक है, ध्यान देना, 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था, चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था,
ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया था 1875 में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस गीत की लिखी हुई लगभग 150 साल हो गए, लगभग 150 साल क्या, इस गीत की लिखे हुए 150 साल हो गए थे। ठीक है, आपको पता केवल 2 छंद ही हमने इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, अब चारों छंद को गाना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, इस गीत को लिखा कहाँ, तो उन्होंने, उनका एक उपन्यास है आनंद मठ। इसी आनंद मठ उपन्यास में, ध्यान देना, इनका एक उपन्यास है, ठीक है, उसका नाम था आपका आनंद मठ। इसी आनंद मठ उपन्यास में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को लिखा था, आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास की एक और विशेषता मेरे प्यारे भाई बता दूं आपको क्या है, कि ये इस मूवमेंट में, इस आनंद मठ में ही आपके सन्यासी विद्रोह के बारे में भी चर्चा है। सन्यासी, ठीक है, सन्यासी जो आपका विद्रोह है, ठीक है, रिबेलियन है, ठीक है, उसके बारे में भी आपका जो चर्चा है, ठीक है, वो इसी आनंद मठ में किया गया है, इस आनंद मठ में किया गया है। ठीक है, पहली बार अगर हम लोग ध्यान दें, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस में कब गाया गया, तो हमको पता है 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। और ठीक है, आगे चल के 1896 में, 1896 में, ठीक है, जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है, 1896 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था वो कहाँ पे था, तो वार्षिक अधिवेशन आपका मेरे प्यारे भाई कोलकाता में ये वार्षिक अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने, वो आपके किया था रहीमतुल्ला एम सयानी ने। किसने, रहीमतुल्ला एम सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। रहीमतुल्ला एम सयानी ने इस अधिवेशन किया थी, अध्यक्षता की थी, ध्यान देना। तो इसी में पहली बार ये कांग्रेस अधिवेशन में ये गीत गाया गया। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में ये पहला और अवसर था जब इस अधिवेशन में इसको गाया गया। ठीक है, इस दौरान ये फैक्ट्स हम लोग समझ लेंगे। बाकी हमको पता है कि राष्ट्रीय गीत के तौर पे हमने इसको कब स्वीकार किया, राष्ट्रीय गीत के तौर पे इसको हमने कब स्वीकार किया, तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, 1950 को, ठीक है, इसको हमने, ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में हमने क्या किया, स्वीकार किया। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझ गए। ठीक, आगे हम लोग देखें अगर, ठीक है, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो अरविंदो घोष ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। किसने, अरविंदो घोष ने। और अरविंदो घोष का एक मैगजीन भी निकलता था, किस नाम से, वंदे मातरम के नाम से। अरविंदो घोष का एक इंग्लिश में मैगजीन भी निकलता था, उसका नाम था आपका, ठीक है, वंदे मातरम। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर मेरे भाई देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किसने किया, तो अरविंदो घोष ने। कल को वंदे मातरम पत्रिका के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप सिंपल समझ सकते हो कि वंदे मातरम पत्रिका किसने लिखा, तो अरविंदो घोष हो गया आंसर, अरविंदो घोष हो गया आंसर। ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा, हमको पता है एक और वंदे मातरम से रिलेटेड आपको फैक्ट बता दूं, ठीक है, बहुत कम लोग इसको इंटरलिंक कर पाएंगे, लेकिन मैं करा देता हूं। हमको पता है एक जगह का नाम बार बार पेपर में आता है, वो है स्टटगार्ट, ठीक है, स्टुटगार्ट भी कहीं कहीं लिखा आता है। ठीक है, स्टटगार्ट, ठीक है, गार्ड, ये लोकेशन कहाँ पे है, ये लोकेशन आपका मेरे प्यारे भाई जर्मनी में है। ये लोकेशन कहाँ पे है, जर्मनी में है, जहां हमने क्या किया था, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। किसने, यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराया था अपना आपकी मैडम भीकाजी कामाने, मैडम भीकाजी कामाने, मैडम भीकाजी कामाने, भीकाजी कामाने, ठीक है, भीकाजी कामाने, भीकाजी कामाने। और ये जो स्टटगार्ट में हमने झंडा फहराया था, इस झंडे पे भी क्या लिखा था, इस झंडे पे भी वंदे मातरम लिखा था। इस झंडे पे भी क्या लिखा था, इस झंडे पे भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो इतना सारा फैक्ट्स हमने वंदे मातरम से रिलेटेड देख और समझ लिया, इतना सारा फैक्ट्स समझ गए। ठीक है, अब अपना फोटो में फिर से लाता हूं, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 44वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक अब कुछ क्वेश्चन 30-30 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंसीडर द, ठीक है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर चर्चा करो। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट क्यों न्यूज में आपको बता दूं, रीजन समझना मेरे भाई। कह रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं कि राज्य का सबसे बड़ा यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, पहला जैविक खेती करने वाला जिला बना। तो ऐसा नहीं, जैविक खेती वाला तो जिला कोई और बना है। इसमें देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में बाल विवाह का प्रचलन था, तो बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया, किसको, छत्तीसगढ़ को। अब बाल विवाह से रिलेटेड जितना भी हिस्ट्री में एफर्ट किया गया ना, आप चाहो तो तैयार कर सकते हो। मेरे पास टाइम कम था, मैं इसलिए इसको नहीं करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
आंसर क्या है कि अभी इन 75 ग्राम पंचायतों में, ठीक है, इन 75 मतलब सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट की 75 ग्राम पंचायतों में पिछले 2 सालों में, लास्ट 2 सालों में, ठीक है, कोई भी बाल विवाह का केस रजिस्टर नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसको क्या किया गया, इसको बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया, बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया। बहुत से अधिनियम बाल विवाह से रिलेटेड आते हैं, शारदा एक्ट, फलना ढिमका, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखना, 45वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमित शाह जी ने कहां पे 21 फुट ऊंची अश्वारूढ़, ठीक है, शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। कहां पे 21 फुट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो पहला ऑप्शन आपका है पुणे महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन आपका क्या है, पुणे महाराष्ट्र है। दूसरा ऑप्शन आप देखिए आपका गांधीनगर गुजरात है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको देखिए सूरत गुजरात है। चौथा ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है। देखो मैंने महाराष्ट्र 2 जगहों पे लिखने की जो कोशिश की है उसके पीछे सिंबल्स है, लॉजिक है, क्योंकि मुझे पता है कि लोग महाराष्ट्र वाले को ये ऑप्शन पे टिक मार लेंगे और ये आंसर में महाराष्ट्र सही नहीं है, आंसर में महाराष्ट्र सही नहीं है, मेरी बात समझना, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन में महाराष्ट्र क्या सही नहीं है, ये क्या है, ये प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया, गुजरात के गांधीनगर में। तो ऑप्शन बी इसका सही है, गुजरात के गांधीनगर में ये प्रतिमा का अनावरण हुआ, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। अच्छा, गुजरात के गांधीनगर से रिलेटेड एक और भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ध्यान देना, यहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेस्ड भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा क्या का शुभारंभ किया गया। भारत की पहली, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, ठीक है, यानी डिजिटल करेंसी। भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ भाई, हाँ, डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेस्ड, ये था, ठीक है, भारत की पहली, ये भी फैक्ट हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन आओ। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखना। 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको खेल आयोजन, इस बार मैंने क्या किया, मैं आपको आने वाली अब 4 क्लासेस में खेल आयोजन तैयार करा दूंगा ईयर वाइज जाके। तो देखो मैंने पहले क्या किया, 2026 में होने वाली खेलों का, ठीक है, एक क्रम दे दिया है, और ये खेल का जो परिणाम आएगा बहुत ध्यान से देखना। एक खेल का तो परिणाम आ भी चुका है, तो 26 में जो खेल, मैं आपको बता दूं 2026 में जो भारत में खेल आयोजित होने वाले हैं उसमें, भारत में कह रहा हूं, मतलब जिन खेलों का, प्रमुख खेलों का आयोजन होने वाला है उनमें तो एक तो आपका क्या है, एक तो आपका है राष्ट्रमंडल खेल, एक तो आपका है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। और इस राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन होने वाला है मेरे भाई, 2026 में भी जिन खेलों का आयोजन होने वाला है उनके बारे में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां होने वाला है, तो ग्लासगो यूके में, ठीक है, ग्लासगो यूके में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है, ध्यान देना। ये चीज तैयार हो गया, ठीक है, ये चीज तैयार हो गया। इसके बाद से हम लोग ध्यान देना, जो एक चीज तो यही हो गया। अच्छा, पहले तो हम लोग क्वेश्चन को काट लेते ना, कह रहा है किसका आयोजन 2026 में नहीं होने वाला है। क्वेश्चन में यही है, किसका आयोजन। आप लोग आंसर्स को काटो, तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान देना, राष्ट्रीय युवा खेल, जो राष्ट्रीय युवा खेल है, तो राष्ट्रीय युवा खेल का जो आयोजन होने वाला है, इसका आयोजन होने वाला है, ये वर्ष 2027 में होने वाला है। कब, वर्ष 2027 में इसका आयोजन होने वाला है। कहां पे मेरे भाई, तो इसका आयोजन होने वाला है माल्टा में। कहां पे, माल्टा में, वर्ष 2027 में। तो आंसर तो हमको तुरंत मिल गया, आंसर मिल गया। तो जब आंसर मिल गया तो यानी जो BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसका भी आयोजन कब होने वाला है, 2026 में होने वाला है, ठीक है। 46वां शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान में, इसका भी आयोजन कहाँ होने वाला है, 2026 में होने वाला है, ठीक है। यानी 46वां शतरंज आगे देखेंगे कि आपका 20वां एशियाई खेल जो आपका है, इसका भी आयोजन कहाँ होने वाला है, वर्ष 2026 में नागोया में आपका होने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 3 फैक्ट्स तो आपका 2026 का बुक में ही आपके लिखा था, 3 फैक्ट्स आपका बुक में ही लिखा था। एशियाई खेल के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ था, ठीक है, एशियाई खेल के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ था। आईची और नागोया जापान में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में होने वाला है,
और हमने 46वां शतरंज ओलंपियाड देखा, तो 46वां शतरंज ओलंपियाड आपका उज्बेकिस्तान में होने वाला है। इसके बाद हमने एक राष्ट्रमंडल खेल भी आपका 2026 में आयोजन हो रहा था, इसका परिणाम आने भी लगा है, तो हम लोग इसके परिणाम को तो वैसे भी इसके परिणाम को हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। एक आपका में हॉकी खेल होने वाला है, ठीक है, 2026 में ही FIH हॉकी विश्व कप पुरुष और महिला दोनों का, उसके बारे में आप फैक्ट याद करना। FIH, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप मेन एंड वुमेन दोनों का होने वाला है, कहां पे, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में, बेल्जियम और नीदरलैंड में। ये फैक्ट भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, बेल्जियम एंड नीदरलैंड, ठीक है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये फैक्ट्स भी हम लोग अपने दिमाग में रख लेंगे, ठीक है, इसको भी आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां आपकी स्क्रीन पे है, 47वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो है वो क्या है, तो वो कह रहा है कि हाल ही में जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस है, ध्यान देना, ये अब जो मैं इधर के क्वेश्चंस निकालो ना, वो आपके जो इधर के क्वेश्चंस है वो वन लाइनर वाले सेगमेंट से मैंने निकाल के आपको रखा, वन लाइनर वाले सेगमेंट से। आप जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पे जाओगे तो वहां पे वन लाइनर वाला सेगमेंट है, वहां से मैंने इन क्वेश्चंस को निकाला है, ठीक है ना। ध्यान देना, मैं पहले इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में भी आए कि मैं चीजों को चेंज कर रहा हूं। तो कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस क्या करती है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी करती है, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी करती है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या कहता है कि विश्व का सर्वाधिक प्रभावित जो देश है आतंकवाद से, जो सर्वाधिक प्रभावित देश है, उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम पाकिस्तान है, उस देश का नाम क्या है, पाकिस्तान है। ये फैक्ट को अपने दिमाग में रखिएगा, पाकिस्तान क्या है, सर्वाधिक प्रभावित देश है। कह रहा कि ये 13वां संस्करण है, ये 13वां संस्करण है। भारत इसमें 163 देशों की सूची जारी की गई है, भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, तो याद करने का बहुत सिंपल। अब मान लो कल को संस्करण पूछते तो आपसे नहीं याद रहेगा, लेकिन भारत का जो रैंक है वही संस्करण है, यानी रैंक इज इक्वल टू संस्करण, ठीक है, संस्करण यानी एडिशन, ठीक है, इज इक्वल टू इंडिया, ये सब इक्वल है, ठीक है, यानी भारत का जो रैंक है वही संस्करण है, ठीक है, वो कितना है, तो वो 13 है। हम लोग ऐसे क्रम की, इसी के लिए मैंने संस्करण, कल को ये पेपर में क्वेश्चन रैंक बता के संस्करण पूछे, बस वो देखेगा कि कोई दिमाग में लगाया था कि नहीं कि 13वां संस्करण और 13th वही है, तो इसको ये हो गया क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कह रहा है कि जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनसे आपका नाम पूछ रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। देखो, तो हमको बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे देखो 2 जगह फिनलैंड का नाम लिखा हुआ, 2 जगह फिनलैंड का नाम हुआ है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार, ध्यान देना, लगातार 9वीं बार, 9th टाइम, ठीक है, लगातार 9वीं बार आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक 1 पे है। तो ये तो तय है कि फिनलैंड ही आपका, ठीक है, शुरुआत होगा, फिनलैंड से आपका शुरुआत होगा। 2 ऑप्शन कट गया, अब ये तय है कि आपका ए एंड बी में से कोई आंसर सही है। सेकंड पे आपका आइसलैंड है और थर्ड पे आपका डेनमार्क है, तो आंसर तो आपका क्या सही हो गया, आंसर आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी, आंसर आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इस हैप्पीनेस सूचकांक में हम लोग दिमाग में रखेंगे कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक है, ठीक है, ठीक है, उसमें भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक इसमें 116वीं है, भारत की इसमें रैंक 116वीं है। इंडिया इसमें 116th रैंक प्राप्त किया है, भारत इसमें 116वां स्थान प्राप्त किया है। इस फैक्ट को भी हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे भाई। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है कि 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अभी फरवरी 2026 में बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे और डिजिटल स्क्रीन पे आपका टाइमिंग को लेकर प्रतिबंध लगा रहा है। यूके ने क्या बोला कि भाई स्क्रीन टाइमिंग को रिड्यूस करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। कह रहा है कि अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया, ठीक है। एक देश है जिसने अपने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या किया, सोशल मीडिया पे ये यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब देखो, ये यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं, ये काम भारत सरकार को भी करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि 99% लोग विरोध कर देंगे, ठीक है। रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया का यूज करने वाले यही है, और किसी भी कीमत पे बंद करना चाहिए भाई। देखो आगे हम लोग देखेंगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को, देखेंगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन बार्सिलोना में किया। आप देखो ये यहाँ पे बार्सिलोना लिख दिया है, बस आपको ये पता है। कह रहा है ये दोनों घटनाएं किस देश से संबंधित है। आपको अगर पता है बार्सिलोना का संबंध स्पेन से, तो आप तुरंत टिक मार दीजिए, ठीक है। तो यानी क्या है, सोशल मीडिया बैन किसने किया, फरवरी में स्पेन ने, तो बैन करने वाले के ग्रुप में स्पेन भी शामिल हो गया, और बार्सिलोना वाला फैक्टर हमने देख लिया। आज का लास्ट क्वेश्चन
आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है वो है, ठीक है, भ्रष्टाचार, ठीक है, बोध सूचकांक, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 26 में जारी हुआ, लेकिन 25 का इंडेक्स है। कह रहा है इसमें भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो इसमें भारत को 91st रैंक मिला है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस सूचकांक को ठीक है, किस एनजीओ के द्वारा, किस गैर सरकारी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, और उस एनजीओ का मुख्यालय का, दोनों चीज बताना है। देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, नहीं देना, ठीक है। इस तरह के इसको जारी किया जाता है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। और बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, नीचे नहीं कुछ है, नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। भाई 40 मिनट लग गए आपकी क्लास को समाप्त करने में, बट आप क्वेश्चंस को समझना, ये कोई चैट जीपीटी से बनाए गए क्वेश्चन नहीं है, आपको खुल के बताता हूं। आप यही टॉपिक एक काम करो, केवल मुंह से बोल दो चैट जीपीटी को, ठीक है। ये जो लिखा हूं मैं कि फरवरी 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू कर दिया। स्पेन ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना में स्पेन में किया गया। इससे एमसीक्यू बनाए, आप लिख के ले लो, इस नेचर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, लिख के ले लो, ठीक है। ये प्रॉपर खुद से ही सोचे और समझे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये मत समझना कि हंसते खेलते क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको खुल के बताऊं, मैंने अपने क्रैश कोर्स का बैच, ठीक है, लॉन्च किया, ठीक है। मैं अगर अपने करेंट अफेयर को लेके यही बैच लॉन्च करता हूं, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि लास्ट तक जाते हैं, लास्ट में मेरी करेंट अफेयर की क्लास को लगभग 1.5 लाख लोग देखते हैं। तो मैं लूट के पैसा कमा सकता था, ठीक है, लेकिन मैं जानबूझ के और इस तरीके से क्लास में पेड बैच भी लेता हूं तो शायद नहीं कराता। मेरी बात समझ गए ना, ईमानदारी से करा रहा हूं, परिश्रम के साथ करा रहा हूं, तो कर लो मेरे भाई। जय हिंद।